आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। कल सुबह के बड़े अखबारों के पहले पन्ने की हर खबर अगले 1 घंटे में हम रखेंगे जनहित में आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित। सबसे पहले दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। जनहित की कवर स्टोरी में बात कुंभ से पहले महाजाम की परिक्रमा की, जो सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं, असर मध्य प्रदेश और बिहार तक साफ साफ नजर आ रहा है। सड़क का रास्ता हो या फिर ट्रेन, हर जगह मारामारी मची हुई है। वीडियो गवाही के जरिए श्रद्धालुओं की इस पूरी परेशानी का करने वाले हैं विश्लेषण। कल महाकुंभ का चौथा बड़ा स्नान है। इसे सफलता के साथ संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कुंभ चक्रव्यूह तैयार किया है। सीएम योगी के निर्देश पर प्रयाग से लेकर काशी तक क्या क्या खास इंतजाम किए गए हैं, जानेंगे जनहित में। दिल्ली में सीएम कौन बनेगा, डिप्टी सीएम कौन बनेगा, इसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म हो चला है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी के दर्जन भर से ज्यादा विधायकों से मुलाकात की है। आज हम जनहित में जानेंगे कि बीजेपी डिप्टी सीएम किसे बनाने जा रही है और क्यों, क्या आई है बड़ी खबर। दिल्ली के नतीजों से पंजाब में हलचल तेज हो चली है। आम आदमी पार्टी ने आज पंजाब को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक की। तस्वीरों के जरिए ऑल इज वेल दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन सियासी तस्वीरों से अलग क्यों मुश्किल है आपके लिए पंजाब की राह, ये बताने वाले हैं विस्तार से। और पेरिस में एआई महाकुंभ चल रहा है, जिसमें पीएम मोदी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एआई की खूबियों से लेकर खामियों पर पीएम मोदी ने खुलकर अपनी बात कही है। पीएम मोदी ने दुनिया को क्या खास दिया है मंत्र, स्पेशल रिपोर्ट में आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनहित की। और आस्था के स्नान के लिए प्रयागराज में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। लगातार जनहित में हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से लोगों के परेशान होने की, जाम में फंसने की खबरें भी आ रही हैं, वो भी आप तक पहुंचाई। हालांकि कल रात सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ही मैनेजमेंट की कमान संभाली, जिसके बाद से आज प्रयागराज में तस्वीरें पहले से बेहतर हुई हैं। व्यवस्था कंट्रोल में है, लेकिन चुनौती कल के स्नान को बेहतर तरीके से संपन्न कराने की है। लेकिन उस चुनौती से पहले वीवीआईपी कल्चर वाली चुनौती खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आज उद्योगपति मुकेश अंबानी परिवार के साथ गंगा स्नान के लिए पहुंचे थे। एक साथ 4 पीढ़ियों ने कुंभ में स्नान किया। मुकेश अंबानी की मां, बेटे और पोते पोतियों ने स्नान किया। मुकेश अंबानी के ससुराल पक्ष के लोग भी उनके साथ मौजूद रहे। साधु संतों की मौजूदगी में अंबानी परिवार ने गंगा में डुबकी लगाई। कल महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का स्नान है। उस स्नान के लिए प्रयागराज में जन सैलाब उमड़ा हुआ है। पिछले कई दिनों से प्रयाग के आसपास की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। प्रयाग में प्रशासन ने व्यवस्था को भले ही दुरुस्त कर लिया है, लेकिन प्रयाग से सैकड़ों किलोमीटर दूर बिहार के बॉर्डर पर इसका असर साफ साफ देखा जा सकता है। हाल ये हो चला है कि जीटी रोड पर लंबा जाम है। लोग फंसे हुए हैं, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं परेशान हो रही हैं। प्रयाग की परिक्रमा से पहले जाम का महाकुंभ लोगों के लिए कैसे परेशानी का सबब बन रहा है और कब यह खत्म होगा, ये बड़ा सवाल है। उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीर नंबर 1, बिहार का रोहतास। तस्वीर नंबर 2, बिहार का कैमूर। तस्वीर नंबर 3, बिहार का मधुबनी। ये तीनों तस्वीरें बिहार की हैं। कॉमन बात यह है कि तीनों का रिश्ता महाकुंभ से है। एक एक करके इन तस्वीरों की पूरी कहानी आपको बताते हैं। बिहार के रोहतास जिले का वीडियो है। ड्रोन कैमरे से तस्वीरें ली गईं। जहां तक कैमरा जाता है, जाम ही जाम नजर आ रहा है। अलग अलग लेन्स में गाड़ियां खड़ी हैं। इंतजार रोड के खुलने का हो रहा है। इस रोड पर कोई 5 घंटे से फंसा है तो कोई 10 घंटे से। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर निधिश्री यहाँ पहुंची तो मालूम चला कि जाम 20 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। महाकुंभ से आने वाले इस जाम में फंसे हुए हैं। ये सभी लोग, इनमें जो तीर्थ यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, जिन्होंने महाकुंभ में स्नान किया और फिर उसके बाद काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए गए और अब ये जीटी रोड के रास्ते अपने अपने राज्य जो जहाँ से हैं वो वहाँ लौट रहे हैं, उनको 12-12 घंटे का इस ट्रैफिक जाम का, महाजाम का सामना करना पड़ रहा है। इसी रास्ते से होकर गाड़ियां झारखंड, बंगाल और उड़ीसा की तरफ भी जाती हैं, लेकिन 12 घंटे से 100 किलोमीटर का सफर पूरा नहीं हो पा रहा। हाल यह है कि सड़क किनारे ही लोग खाना बना रहे हैं।
महिलाएं और बुजुर्गों को ज्यादा परेशानी है। रोहतास जिले के पास में ही कैमूर पड़ता है। यहाँ भी नेशनल हाईवे 19 पर 2 दिन से 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। हुआ ये कि जाम से निकलने के चक्कर में लोग गाड़ी लेकर रॉन्ग साइड पर घुस गए। नतीजा ये हुआ कि आने और जाने दोनों तरफ के रास्ते बंद हो गए। शनिवार की रात से ही इस रास्ते पर जाम लगा है। रात में 11 बजे से जाम में हम लोग फंसे हुए हैं। मात्र 11 बजे से लेकर अभी तक 8 किलोमीटर गाड़ी यहाँ तक पहुँचा है। तो प्रशासन की तरफ से कुछ व्यवस्था नहीं मिल पाई? व्यवस्था नहीं मिल पाया। रोहतास और कैमूर के बीच जीटी रोड पर 3-4 जगह इस तरह का महाजाम लगा है। इसकी वजह से लोगों के सामने खाने पीने का संकट हो गया है। इन 2 तस्वीरों के बाद अब एक तस्वीर देखिए जो बिहार के मधुबनी से आई। सोशल मीडिया पर ये वायरल है। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की एसी बोगी में रिजर्वेशन वाले लोग बैठ गए। कुंभ नहाने वालों ने अंदर घुसने के लिए ट्रेन का शीशा तोड़ दिया। जो लोग ट्रेन में बैठे हैं वो दहशत के मारे परेशान हो उठे। ऐसी 1-2 कहानियां नहीं हैं। पटना से लेकर मुजफ्फरपुर तक ट्रेन में भारी भीड़ की तस्वीरें सामने हैं। लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। एसी बोगी का हाल जनरल वाला हो चुका है। बिहार के नवादा की इन तस्वीरों को देखिए। ट्रेन के इंतजार में लोग लाइन लगाकर प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। जब ट्रेन में चढ़ने की बारी आई तो मानो युद्ध के हालात बन गए। वक्त दिन का हो या रात का, ट्रेन में चढ़ने के लिए इसी तरह की मारामारी है। लोग किसी तरह महाकुंभ में पहुंचना चाहते हैं। बिहार से यूपी की तरफ बढ़ेंगे तो ये दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का वीडियो है। ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं। एक तो पूर्णिमा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है और दूसरी तरफ प्रशासन की तैयारी नाकाफी साबित हो रही है। यही वजह कि सड़क से लेकर ट्रेन तक का सिस्टम इस वक्त श्रद्धा और भक्ति की भीड़ का बोझ नहीं सह पा रहा। कृपया ध्यान दीजिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। सावधानी से यात्रा करें। जाम के हिसाब से ही इंतजाम करके निकलने की कोशिश करें। वैसे भीड़ सिर्फ प्रयागराज में नहीं है। प्रयागराज जाने वाले लोग अयोध्या और काशी का भी रुख कर रहे हैं और इन धार्मिक स्थलों पर भी भारी भीड़ है। तस्वीरों की त्रिमूर्ति ऐसी कि सिर्फ और सिर्फ जन सैलाब ही नजर आ रहा है। प्रशासन के लिए चुनौती बड़ी है और कल का दिन और बड़ा रहने वाला है। आस्था के स्नान का अर्थशास्त्र समझाती हुई जनहित की यह स्पेशल रिपोर्ट। पहली तस्वीर प्रयागराज के महाकुंभ की है, दूसरी तस्वीर वाराणसी की और तीसरी तस्वीर अयोध्या धाम की। इन तीनों तस्वीरों में श्रद्धा का समंदर उमड़ा हुआ है। भक्तों का सैलाब है। महाकुंभ स्नान करने के लिए घर से निकले लोग एक पंथ दो काज कर रहे हैं। प्रयागराज में कुंभ स्नान के साथ ही अयोध्या में प्रभु श्री राम और काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। नतीजा आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब जहां जिस शहर में इस कदर भीड़ बढ़ेगी वहां समस्या तो होगी ही। उसी समस्या से इस वक्त ये पुण्य धाम के लोग परेशान हो रहे हैं। प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जगह जगह रास्ते रोके थे, जिसकी वजह से प्रयागराज में खाने पीने के सामान का संकट गहराने की बात सामने आ रही है। हालांकि श्रद्धालु गंगा स्नान करके खुश हैं। आने जाने में लोकल लोगों के लिए बड़ी परेशानी है। राशन तक नहीं मिल रहा है, दूध नहीं मिल रहा है। हमको इतना भीड़ था, इतनी रश थी, फिर भी हमको कुछ तकलीफ नहीं हो गई। गंगा स्नान भी अच्छा हो गया। की वजह ये है कि वो आदित्यनाथ जी है, हम यहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने पूरा स्ट्रिक्ट किया है यहाँ का प्रशासन। प्रयागराज में प्रमुख तिथियों पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर एक नजर डालिए। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर 1.7 करोड़, 14 जनवरी मकर संक्रांति को 3.5 करोड़, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को 1.74 करोड़, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर 8 करोड़ से ज्यादा और 3 फरवरी बसंत पंचमी को 2.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। कुल आंकड़ा 45 करोड़ तक जा पहुंचा है। महाकुंभ खत्म होते होते 50 करोड़ को पार कर जाए तो हैरानी नहीं होगी। प्रयागराज में स्नान कर लोग वाराणसी पहुंच रहे हैं और यहाँ गंगा किनारे की ये भीड़ बताती है कि श्रद्धा का सैलाब किस कदर उमड़ रहा है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लोग 8 से 10 घंटे तक लाइन में लग रहे हैं, तब जाकर नंबर आ रहा है। यहाँ की भीड़ का अंदाजा इन चप्पलों से लगाया जा सकता है। पिछले 3-4 दिनों से गंगा में नौका विहार करने वालों की अपार भीड़ उमड़ी हुई है। घाट की सीढ़ियों पर बैठने की जगह नहीं है। रात को गंगा आरती के लिए जो भीड़ उमड़ रही है उसका अंदाजा आप इस वीडियो में देखकर लगा सकते हैं।
आस्था के उफान का अर्थशास्त्र कुछ ऐसा है कि 45 करोड़ जिन लोगों ने स्नान किया है, अगर एक आदमी का आने जाने खाने पीने का पूरा खर्चा मिला ले तो औसतन 4000 के आसपास का होता है। 45 करोड़ गुना 4000 मतलब 1.80 लाख करोड़ होता है। यूपी की अर्थव्यवस्था में 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तो घूम ही गया। माघ पूर्णिमा पर होने वाले स्नान के लिए महाकुंभ में जबरदस्त तैयारी की गई है। कुंभ नगर के 43 अस्पतालों को सीएम के निर्देश के बाद हाई अलर्ट पर रखा गया है। जल, थल, नभ में कुल 133 एम्बुलेंस तैनात किए गए हैं। कुंभ मेला क्षेत्र में 2000 मेडिकल फोर्स को अलर्ट मोड में रखा गया है। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन ने शहर में भी जबरदस्त तैयारी की है। स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को रास्ता बताने और जाम से शहर को बचाने के लिए ट्रैफिक विभाग की पूरी टीम लगाई गई है। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पुलिस प्रबंधन और प्रशासन दोनों पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है। हम लोगों ने कई राउंड इस पर रिहर्सल कर चुका और ये हमारा 5वां स्थान है जिसकी हम लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं। जो हमारा डाइवर्शन स्कीम्स है, जो हमारा नो व्हीकल जोन का कॉन्सेप्ट है, वो सब लागू हो चुके हैं। कल सर्वप्रथम हम लोग श्रद्धालुओं का स्नान कराएंगे, श्रद्धालुओं को वापस करेंगे, फिर कल्पवासियों से बड़ी विनम्रता से उनका भी हम लोग प्रस्थान का तैयारी की है, उसका हम लोग क्रियान्वयन करेंगे। माघ पूर्णिमा के स्नान को देखते हुए सीएम योगी ने तैयारियों की समीक्षा की है और अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि बेहतर ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया जाए। सड़कों पर वाहन की कतार ना लगे, वाहनों का मूवमेंट लगातार बने रहना चाहिए, कहीं भी ट्रैफिक जाम के हालात नहीं होने चाहिए। जरूरत के अनुसार बैरिकेडिंग की जाए, आसपास के जिलों से समन्वय बनाए रखें, पार्किंग वाली जगहों का उपयोग किया जाए, पार्किंग स्थल से मेला परिसर के लिए शटल बसें बढ़ाएं, बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं का सहयोग करें। प्रयागराज से लगे सभी रास्तों पर पुलिस पेट्रोलिंग जारी रखें, रेलवे से संपर्क बनाकर ट्रेनों का लगातार संचालन सुनिश्चित कराया जाए। बारह फरवरी को माघी पूर्णिमा है। इस दिन त्रिवेणी संगम में स्नान का विशेष महत्व है। खासकर गंगा स्नान के लिए पूर्णिमा तिथि को देव तिथि माना जाता है, इसीलिए बड़ी संख्या में लोग स्नान करने प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इसी को देखते हुए सीएम योगी ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की और क्राउड मैनेजमेंट लागू करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने अधिकारियों से बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं की मदद करने को कहा है। साथ ही पार्किंग स्थल से मेला परिसर के लिए शटल बसें बढ़ाने का आदेश भी दिया है। लोगों को तकलीफ ना हो, इसीलिए मेला परिसर में अनाधिकृत गाड़ियों को ले जाने पर रोक लगा दी गई है। एक एक श्रद्धालु को सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एडीएम और एसडीएम स्तर के 28 प्रशासनिक अधिकारियों सहित कई पुलिस अफसरों को तैनात किया गया है। रेलवे स्टेशन पर भी खासा व्यवस्था की गई है। सीएम योगी ने परिवहन निगम को स्टेशनों से अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश दिए हैं। 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन हो जाएगा। ऐसे में प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसे में कुंभ में जाने वाले लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो, ये यूपी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और चुनौती भी। लेकिन कुछ अफसरों की लापरवाही से मुख्यमंत्री योगी नाराज बताए जा रहे हैं। मेला क्षेत्र के अंदर बड़े आराम से दौड़ रही गाड़ियों के काफिले का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सवार होकर बीजेपी एमएलसी विनीत सिंह पुलिस वालों के प्रोटोकॉल के साथ सीधे संगम क्षेत्र में जाते दिख रहे हैं। महाकुंभ में नेताओं, सांसदों और विधायकों को दिए जा रहे इसी तरह के प्रोटोकॉल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गुस्सा भड़का हुआ है। सूत्रों के मुताबिक माघ पूर्णिमा स्नान से पहले महाकुंभ को लेकर हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने नेताओं, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को स्पेशल ट्रीटमेंट पर नाराजगी जताई और निर्देश दिए हैं कि महाकुंभ में सत्ताधारी नेताओं को प्रोटोकॉल न दिया जाए। दरअसल प्रशासन पर एक तरफ महाकुंभ में उमड़ रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ प्रयागराज समेत आसपास के सभी जिलों में ट्रैफिक जाम की वजह से सरकार की किरकिरी हो रही है। इसीलिए बुधवार को माघ पूर्णिमा पर होने वाले स्नान को देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी अमिताभ यश को मेले में तैनात किया गया है।
वहीं सूत्रों के मुताबिक सोमवार देर रात हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा प्रयागराज जोन के एडीजी भानु भास्कर और एडीजी ट्रैफिक सत्यनारायण से नाराज दिखे। प्रयागराज जिले के अंदर आने वाले तमाम रास्तों पर और शहर के अंदर भीषण जाम लगा रहता है। इससे निपटने की जिम्मेदारी, इसे दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी अफसरों पर है, लेकिन वो अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। इस बात से नाराज मुख्यमंत्री ने इन अधिकारियों को साफ संकेत दे दिया है कि वो सस्पेंशन के लिए तैयार रहे। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी मेला डीआईजी वैभव कृष्ण के तौर तरीकों और मेला अधिकारी विजय किरण आनंद के साथ तालमेल का अभाव न होने से भी नाराज। प्रयाग तक पहुंचने की परेशानी सिर्फ जाम की नहीं है। ट्रैफिक जाम में फंसे लोगों के अलावा कई ऐसे लोग भी हैं जो रास्ते में कई तरह की चुनौतियों का सामना कर आगे बढ़ रहे हैं। इन्हें खाने पीने के लिए ज्यादा दाम भी चुकाने पड़ रहे हैं। फिरोजाबाद से महाकुंभ प्रयागराज स्नान करने गए यात्रियों ने फिरोजाबाद लौटने के बाद प्रयागराज यात्रा के अनुभव को एबीपी न्यूज के साथ शेयर किया। यात्रियों के मुताबिक इटावा जनपद की सीमा पार करते ही औरैया से लेकर प्रयागराज तक बने ढाबे और होटल खाने के नाम पर फाइबर की प्लेट में 2 रोटी, थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी दाल परोस रहे हैं। जिस दाल की कीमत 90 से 100 रुपए हुआ करती थी, वो दाल रोटी उन्हें दोगुने दाम चुका कर लेनी पड़ रही है। रोटी जो दे रहे हैं वो आपको चावल के आटे की, मतलब पेट में दर्द हो जाए उससे। कीमत 40 रुपए रोटी। ढाबों की स्थिति ये है कि महंगा खाना कर दिया बहुत। जो 10 रुपए की चाय मिलती थी वो 20 रुपए की कर दी गई है। उनके अलावा भी कई लोग जो अपनी आप बीती सुना रहे हैं। गेहूं के आटे में और चावल का मतलब मिलाकर जो रोटियां मिल रही हैं वो अलग ही मालूम पड़ रहा है कि इसमें चावल मिला हुआ है। महाकुंभ से लौट रहे तीर्थ यात्रियों के लिए स्नान तो आसान रहा, लेकिन वहां तक पहुंचना और वहां से लौटने के दौरान जो भी इनको भोजन व्यवस्था मिलनी थी ढाबों पे, वो जरूरत से ज्यादा महंगी मिली है। फिरोजाबाद में एबीपी न्यूज के लिए रंजीत गुप्ता। संगम में स्नान पर सियासी संग्राम भी हाई है। सड़क से संसद तक विरोधी योगी सरकार पर खराब व्यवस्थाओं का ठीकरा फोड़ रहे हैं। विरोधियों के बाउंसर का जवाब देने खुद सीएम योगी मैदान में उतरे, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप के तीर और तेज हो चले हैं। ये नाद है सनातन का, आह्वान है महाकुंभ का, जिसमें 45 करोड़ श्रद्धालु शामिल हो चुके हैं। 45 दिन के महाकुंभ में प्रशासन ने जितने श्रद्धालुओं को पहुंचने का अनुमान लगाया था, उससे ज्यादा श्रद्धालु संगम नगरी में स्नान कर चुके हैं। एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है सरकार की। सीएम योगी ने अखिलेश यादव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव ने सड़क से संसद तक जो बिगुल फूंक रखा है, उससे साफ था कि योगी के निशाने पर अखिलेश यादव ही थे। लिहाजा अखिलेश यादव भी पलटवार से नहीं चूके। महाकुंभ का आयोजन जिस तैयारी के साथ किया गया था और सरकार ने यह भरोसा दिलाया था कि वो 100 करोड़ लोगों का रहने या उनके आने के बाद श्रद्धालुओं का पूरा इंतज़ाम होगा, लेकिन पहले ही स्नान पर उनकी पूरी पोल खुल गई। पता लगा है कि कई लोग 3 दिन गाड़ी में समय गुजारा है। ये किसकी वजह से हुआ? इस सरकार की वजह से हुआ। एबीपी न्यूज से बातचीत के बाद अखिलेश यादव संसद भवन के लिए निकले, जहां बजट सत्र में चर्चा के दौरान एक बार फिर उन्होंने कुंभ के मुद्दे को उठाया, जहां अखिलेश की टिप्पणी पर बहस एंटी हिंदू तक जा पहुंची। महाकुंभ जो 144 साल बाद एक किया गया। सभापति महोदय, ये एक मिनट, संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये कहता है कि आप किसी भी रिलीजन के खिलाफ किसी प्रकार की बातें नहीं कर सकते। ये लोग एंटी हिंदू हैं। दरअसल अनुमान से ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से संगम नगरी में जाम समेत कई परेशानियों की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिन्हें हाईलाइट कर विपक्ष योगी सरकार को घेर रहा है। बीजेपी विरोधियों पर भ्रम फैलाने के आरोप लगा रही है।
ऐसा भी नहीं है कि पूरे 15 करोड़ एक साथ एक जगह पहुंचे हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कुंभ को बदनाम करना चाहते हो, आप जो है उस सनातन को बदनाम करना चाहते हो। जब आपके घर पे भी 10 लोग आएंगे और आपके घर में जगह नहीं है तो आपको लाइन तो लगाना पड़ेगा ना। सरकार भी मान रही है कि महाआयोजन में कुछ दिक्कतें सामने आ रही हैं। सरकार के साथ साथ बीजेपी संगठन को भी मैदान में उतरने के निर्देश दिए गए हैं। प्रयागराज के नजदीकी 14 जिलों में बीजेपी जिला अध्यक्ष और विधायकों की तैनाती की गई है ताकि यात्रियों के भोजन और जलपान की व्यवस्था की जा सके। बीजेपी कार्यकर्ताओं को ट्रैफिक व्यवस्था में सहयोग करने को कहा गया है। खुद सीएम योगी ने कल माघ पूर्णिमा की तैयारियों की समीक्षा की है। सरकार की तरफ से ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारा कहना यह है कि प्रशासन को पब्लिक की परेशानियों का ध्यान रखना चाहिए ताकि कुंभ स्थान से लौटकर लोग घर जाएं तो एक खूबसूरत याद लेकर जाएं, ना कि परेशानियों का पिटारा। और आम लोगों से भी मेरी अपील है कि स्नान कीजिए, पुण्य के भागी आप जरूर बने, लेकिन अपनी जान को दांव पर मत लगाएं, न ही अपनी और ना ही दूसरों की। आगे बढ़ते हुए महाकुंभ से लेकर आते हैं अब आपको राजधानी दिल्ली। दिल्ली में सीएम कौन बनेगा, डिप्टी सीएम कौन बनेगा, मंत्री कौन होगा, इस सवाल का सस्पेंस गहराता जा रहा है। सीएम की रेस में कई नाम हैं, लेकिन एक नाम फ्रंट रनर है जिसके बारे में हर तरफ चर्चा हो रही है। लेकिन आज हम आपको दिल्ली की सत्ता की एक नई थ्योरी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे समझने के बाद आपको उन तमाम सवालों का जवाब मिल सकता है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। एबीपी न्यूज के पास जानकारी है और बड़ी खबर इस वक्त की आपको देते चलें कि दिल्ली में बीजेपी एक डिप्टी सीएम भी बना सकती है। दिल्ली में सरकार को लेकर बड़ी खबर यह है, बीजेपी दिल्ली में डिप्टी सीएम बना सकती है। किसी पूर्वांचली और महिला को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता की ओर से संकेत भी दिए गए हैं, किसी पूर्वांचली और महिला को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। दिल्ली बीजेपी की एक बड़ी महिला नेता सोशल मीडिया पर इशारों ही इशारों में संकेत कर रही हैं। जाट, पूर्वांचली, सिख, महिला, दलित, दिल्ली की सत्ता के लिए ये अलग अलग जाति और समूह के लोग दावेदार माने जा रहे हैं। किसकी किस्मत किस कुर्सी पर ले जाकर बिठा देगी, ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अटकलों का दौर जारी है। सूत्रों के हवाले से संभावनाओं को टटोला जा रहा है। इन संभावनाओं को हवा देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में 3 लोग दिख रहे हैं। जो महिला आपको नजर आ रही है उसका नाम ऋचा पांडे मिश्रा है, जो दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष है। सुबह सुबह इन्होंने एक्स पर तस्वीर पोस्ट की है। लिखा है, पूर्वांचल का सूर्योदय। तस्वीर में करावल नगर के विधायक कपिल मिश्रा हैं और लक्ष्मी नगर के विधायक अभय वर्मा। दोनों पूर्वांचल से नाता रखते हैं। अब इस पोस्ट के बाद चर्चा ये होने लगी है कि क्या ये दोनों चेहरे दिल्ली में सत्ता के शीर्ष वाली कुर्सी के दावेदार तो नहीं है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो मालूम चला है उसके मुताबिक बीजेपी 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर विचार कर सकती है। ऐसे में एक पूर्वांचली, दूसरा किसी महिला को इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस बार बीजेपी से 4 पूर्वांचली विधायक चुने गए हैं। महिलाओं की संख्या 4 है। पूर्वांचलियों की मजबूत दावेदारी क्यों है, उसे आप प्रधानमंत्री के इस बयान से समझ सकते हैं। मैं जहाँ भी गया मैं गर्व से कहता था, मैं तो पूर्वांचल से सांसद हूँ। जो 4 पूर्वांचली बीजेपी से जीते हैं उनमें कपिल मिश्रा, अभय वर्मा, पंकज सिंह और चंदन चौधरी शामिल हैं। पूर्वांचली नेतृत्व के पक्ष में जो बातें जा रही हैं, उसमें साल के अंत में होने वाला बिहार चुनाव, लोकसभा चुनाव में पूर्वी यूपी में हुए नुकसान की भरपाई ताकि 2027 में फायदा हो और दिल्ली में पूर्वांचलियों का थोक वोट मिलना। और पूर्वांचली चेहरे में जो सबसे चर्चित चेहरा है वो है कपिल मिश्रा का, जो करावल नगर से विधायक चुने गए हैं। कपिल का कनेक्शन गोरखपुर से है। चुनाव प्रचार के दौरान मोदी और अमित शाह की कपिल मिश्रा के साथ की केमिस्ट्री पहले ही काफी कुछ संकेत दे चुकी है। कपिल मिश्रा की मां बीजेपी की पुरानी नेता रह चुकी है। कपिल ने अपना पॉलिटिकल करियर आम आदमी पार्टी से शुरू किया था, लिहाजा वो केजरीवाल की सियासत से वाकिफ है। हिंदुत्ववादी पहचान बना चुके हैं। बीजेपी को दिल्ली में केजरीवाल को चुनौती देने के लिए कपिल मिश्रा जैसे युवा नेताओं की जरूरत पड़ेगी। दरभंगा से नाता रखने वाले लक्ष्मी नगर के विधायक अभय वर्मा भी एक मजबूत दावेदार हैं, क्योंकि उनका कनेक्शन आरएसएस से है। पार्टी के पुराने नेता हैं। दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की बैठक 15 या 16 फरवरी को हो सकती है। इस सब के बीच मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अटकलों का दौर भी
जारी है। वहीं संसद भवन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक कपिल मिश्रा, सतीश उपाध्याय, अरविंदर सिंह लवली और शिखा राय समेत करीब 15 विधायकों ने मुलाकात भी की है। तो क्या कपिल मिश्रा डिप्टी सीएम बन सकते हैं? यह सवाल बड़ा हो चला है। पूर्वांचली चेहरों के बारे में तो आप जान गए जिन पर दांव लगा सकती है भारतीय जनता पार्टी। अब जरा उन महिला चेहरों के बारे में भी जान लें जो इस रेस में आगे मानी जा रही हैं। इस बार 4 महिला नेता बीजेपी से विधायक बनी हैं। अब देखिए किसकी किस्मत का ताला खुल सकता है। शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, ग्रेटर कैलाश से शिखा राय, नजफगढ़ से नीलम पहलवान, वजीरपुर से पूनम शर्मा। ये वो 4 महिला चेहरे हैं जो इस बार बीजेपी के टिकट पर जीतकर दिल्ली में विधायक बनी हैं। चर्चा इन चारों में से किसी एक के सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने की हो रही है। इनमें रेखा गुप्ता का दावा सबसे मजबूत माना जा रहा है। कोई जानकारी नहीं है, ये पार्टी का विषय है और वो इसकी चिंता कर ही रहे होंगे। सीएम को लेकर कुछ सुगबुगाहट? सीएम बनेगा, बहुत बेहतर बनेगा और जो दिल्ली को विकास के पथ पे लेके जाएगा। रेखा गुप्ता खुद को अभी किसी भी तरह की दावेदारी से दूर मान रही हैं, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का जोर महिला वोटर्स पर रहा है, उसके बाद ये चर्चा तेज है कि पार्टी महिला नेता को नेतृत्व की कमान सौंप सकती है। चुनाव में जीत के बाद पार्टी मुख्यालय से प्रधानमंत्री महिलाओं के प्रति अपना आभार जताकर इसके संकेत भी दे चुके हैं। एक बार फिर नारी शक्ति ने दिल्ली में मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। महिला नेतृत्व की दावेदारी इसीलिए भी मजबूत है क्योंकि राजस्थान और ओडिशा में ही अभी दिया कुमारी और प्रभाती परिदा डिप्टी सीएम हैं। रेखा गुप्ता को जिम्मेदारी देकर बीजेपी महिलाओं के साथ साथ वैश्य वोटर्स को भी संदेश दे सकती है। दिल्ली में 66% वैश्यों ने बीजेपी को वोट दिया है, 25% ने आम आदमी पार्टी को। महिला की बात करें तो 43% ने बीजेपी को, 49% ने आम आदमी पार्टी को वोट किया है। आम आदमी पार्टी को 11% महिलाओं के वोट का नुकसान हुआ, जबकि बीजेपी को 8% का फायदा। महिलाओं ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। 2500 रुपए हर महीने का जो वादा बीजेपी ने किया है उस पर मुहर लगाई है। बीजेपी इस संदेश को दिल्ली से बाहर बिहार और बाकी राज्यों में भी ले जाना चाहेगी, इसीलिए महिला नेतृत्व का दावा मजबूत बन रहा है। इससे पहले भी महिलाओं ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों के चुनाव में बीजेपी की झोली भरी है। अब बारी रिटर्न गिफ्ट की है। अब दिल्ली में बीजेपी किसे सीएम चुनेगी, किसे डिप्टी सीएम, किसे मंत्री बनाएगी, किसे नहीं बनाएगी, ये पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, तय कर रहा है। उसको लेकर चर्चा लगातार जारी है, लेकिन जब तक आखिरी फैसला नहीं हो जाता इसी तरह की खबरें सूत्रों के हवाले से आती रहेंगी। लेकिन आपसे वादा करती हूं, जब नेतृत्व नाम फाइनल कर देगा तो सबसे पहले एबीपी न्यूज आपको यह खबर पहुंचाएगा। दिल्ली में नए सीएम पर सस्पेंस है तो पंजाब में सरकार के अस्तित्व पर ही सवाल है। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद से ही कांग्रेस ने आपके शीर्ष नेतृत्व की नींद उड़ाकर रखी है। हालांकि आज अरविंद केजरीवाल की बैठक और भगवंत मान के बयान से सब कुछ ठीक होने का संदेश दिया गया है। 8 फरवरी यानी दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद ये दूसरा मौका है जब अरविंद केजरीवाल कैमरे पर नजर आए। ये तस्वीर उस वक्त की है जब आप संयोजक अरविंद केजरीवाल कपूरथला हाउस पहुंचे थे, जहां उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री और विधायकों के साथ बैठक की। बैठक की तस्वीरें सामने नहीं आई, लेकिन बैठक में क्या बात हुई वो बताने सीएम भगवंत मान कैमरे पर आए। पौने 3 साल से यही कर रहे हैं, वो उनको कहने दो, उनके पास है नहीं। उनको बोलो जी हमारे विधायकों की बात गिनती मत करो, अपने गिन लो दिल्ली में कितने हैं। हमने अपने खून पसीने से पार्टी बनाई है जी, ठीक है ना। उनके यहाँ कल्चर है इधर जाने का, कभी उधर आने का, कभी वापस आने का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों को एक साथ दिखाकर पंजाब में एकजुटता का संदेश भी देने की कोशिश की गई। जब से दिल्ली में नतीजे आम आदमी पार्टी के खिलाफ आए, उसके बाद से मान सरकार में टूट फूट की आशंका जताई जा रही है। पंजाब में मध्यवादी चुनाव की भविष्यवाणी कर चुके कांग्रेस सांसद सुखजिंदर रंधावा ने आज संसद में भी मान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। 15 किलोमीटर के बीच पुलिस स्टेशन जो हैं, वहाँ पुलिस चौकीज हैं, उनके ऊपर हैंड ग्रेनेड अटैक्स हुए और वहाँ की जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट है
उन्होंने आज तक उनके ऊपर जो भी किया नहीं किया। दीवार पर लिखा जाता है कि खालिस्तान जिंदाबाद, वो वहां से भाग जाता है। पंजाब के मुद्दे पर कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक आक्रामक है। पंजाब में नंबर गेम आपके पक्ष में होने के बावजूद दिल्ली की हार ने कांग्रेस की उम्मीदों को हरा कर दिया है। आप भी दिल्ली की गलती को पंजाब में दोहराने की भूल नहीं करना चाहती। 2 साल बाद पंजाब में चुनाव होने हैं। आज आने वाले दिनों में वो भी हमारे नहीं, हमने गारंटी दी हुई है। हमने कोई ऐसी गारंटी छोड़नी नहीं है जो हमने लिख के दिया हुआ गारंटी में। दिल्ली में आपने महिलाओं को 2100 रुपए देने का ऐलान किया था। बीजेपी ने पंजाब के वादा पूरा न होने की याद दिलाई, जिससे आपको खासा नुकसान हुआ था। अब पंजाब इकलौता राज्य बचा है जहां फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं की हार के बाद बड़ी बगावत की आशंका जताई जा रही है, जिसे आप तस्वीर और बयानों के जरिए शांत करने की कोशिश कर रही है। देश की सियासी खबरों से बाहर निकलते हुए रुख कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों का। और अब आज का स्पेशल सेगमेंट। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एआई का महाकुंभ चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सारी दुनिया को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने एआई की खूबियां गिनाई तो उसकी खामियों पर दुनिया को आगाह भी किया है। AI is already reshaping our polity, our economy. AI future is for good and for all. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का वो अवतार जिसका सारी दुनिया में डंका बज रहा है। वो तकनीक जिसकी बादशाहत हासिल करने के लिए अमेरिका से लेकर चीन और समूचा ग्लोब लालायित है। उसी तकनीक के जरिए दुनिया की उन्नति के रास्ते तलाशने के लिए सारी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हैं। इसीलिए आज जब फ्रांस के पेरिस में आयोजित एआई तकनीक के महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो सारी दुनिया पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ उनको सुन रही थी। प्रधानमंत्री ने एआई का महत्व एक ऐसे उदाहरण से समझाया जिसे समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति भी समझ जाए। Let me begin with a simple experiment. If you upload your medical report to an AI app, it can explain in simple language, free of any jargon, what it means for your health. But if you ask the same app to draw an image of someone writing with their left hand, the app will most likely draw someone writing with the right hand. प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरफ तो एआई की खूबियां बताई तो साथ ही उस आशंका को तोड़ने की भी कोशिश की कि एआई काफी कुछ कर सकता है, लेकिन वो फिर भी इंसानों जैसा नहीं हो सकता है और हमेशा इंसान ही सर्वोपरि रहेगा। वो मददगार तो हो सकता है, लेकिन इंसानों की जगह एआई नहीं ले सकता। Loss of jobs is AI's most feared disruption. But history has shown that work does not disappear due to technology. प्रधानमंत्री मोदी ने समूचे ग्लोब को यह संदेश देने का प्रयास किया कि कैसे एआई हमारी राजनीति, आर्थिक सुरक्षा और हमारे समाज को बदल रहा है। मोदी ने पेरिस की जमीन से ये समझाने का प्रयास किया कि कैसे एआई इस सदी में मानवता के लिए कोड लिख रहा है और अगर तकनीक पर दुनिया साझा प्रयास करे तो स्थितियां सिर्फ बदल नहीं सकती बल्कि शानदार हो सकती हैं। Is developing at an unprecedented scale and speed and being adapted and deployed even faster. There is also a deep interdependence across borders. Therefore, there is a need for collective global efforts
to establish governance and standards that uphold our shared values, address risks and build trust. But governance is not just about managing risks and rivalries. It is also about promoting innovation and deploying it for the global good. So, we must think deeply and discuss openly about innovation and governance. सवाल ये उठता है कि आखिर दुनिया एआई पर इतना ध्यान क्यों जुटा रही है? तो उसके पीछे है एआई की ताकत। एआई से वैश्विक अर्थव्यवस्था की उत्पादकता और जीडीपी क्षमता को बदला जा सकता है। एआई की मदद से निर्माण कार्य में तेजी आ सकती है। रिटेल मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में स्वचालन से कार्यक्षमता बढ़ जाएगी। हर क्षेत्र में एआई की मदद से तेजी आएगी। इंसानों के हस्तक्षेप के बिना सैन्य प्रशिक्षण, युद्ध संचालन भी संभव हो पाएगा। संचार, परिवहन और बेहतर उत्पाद गुणवत्ता में सहायता के साथ साथ तेजी भी आएगी। 2030 तक विश्व की अर्थव्यवस्था में एआई का योगदान 1350 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने एआई समिट में इससे जुड़ी सभी 5 प्रमुख थीम पर जोर दिया। मसलन, जनता के लिए एआई को कैसे सुलभ बनाया जाए, एआई के जरिए काम का भविष्य कैसे तय हो, एआई का नई खोज और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एआई पर भरोसा कैसे बढ़ाया जाए और वैश्विक परिदृश्य में एआई कैसे काम करेगा। इन सारी बातों को उन्होंने समेटने का प्रयास किया। पीएम मोदी ने उन चिंताओं पर भी जोर देने के लिए कहा जिससे डीप फेक और गलत प्रचार को बल मिलता है। उसका समाधान कैसे निकाला जाए, इस पर भी वैश्विक स्तर पर समाधान की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा किया। उन्होंने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए सबको साथ मिलकर गहराई से चर्चा करनी होगी, क्योंकि एआई फायदे लाया है तो नुकसान के पहाड़ भी खड़े हैं। जैसे बिना सहमति के संवेदनशील डेटा जुटा सकता है, संवेदनशील जानकारी उजागर कर सकता है, पक्षपाती होकर गलत निर्णय दे सकता है, साइबर सुरक्षा खतरों के प्रति संवेदनशील हो सकता है, वित्तीय धोखाधड़ी में इस्तेमाल किया जा सकता है। डीप फेक की तरह कई दूसरे खतरे भी खड़े हो सकते हैं। किसी की भी आवाज और फोटो की नकल कर जालसाजी का खतरा भी बढ़ सकता है। इन्हीं खतरों की वजह से नरेंद्र मोदी सारी दुनिया के साथ आकर इस पर मुकम्मल काम करने की अपील कर रहे हैं। We must pull together resources and talent. We must develop open source systems that enhance trust and transparency. भारत का मकसद साफ है। वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को तरक्की की राह पर साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता है। इसीलिए भारत अपने बेहतर एआई मिशन में जुटा हुआ है। दुनिया भी इसीलिए भारत की तरफ उम्मीद से देख रही है। यही कारण है कि आज गूगल से लेकर मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां एआई में भारत के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं, क्योंकि दुनिया को पता है आने वाले समय में भारत ही दुनिया को तकनीक में भी सबसे बड़ी मदद का माध्यम बन सकता है और बाजार भी। कैसे मल्टी लैंग्वेज जो एआई का प्लेटफॉर्म होगा उसे डेवलप किया जा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे लोगों की जिंदगियां बदलेगा, इसके बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी। कुल मिलाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आम लोगों के जीवन में प्रवेश कर रहा है और इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, पेरिस, फ्रांस। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे आदेश पर दस्तखत कर दिए हैं जिससे भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी का चेहरा खिल गया है। आखिर क्या है वो आदेश जिसने गौतम अडानी के परिवार को बड़ी खुशी दी है? देखिए। This is the beginning. दूसरे कार्यकाल में अपने फैसलों से चौंकाने वाले डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े फैसले से देश के दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी ने बड़ी राहत महसूस की। सोमवार रात को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आधी सदी पुराने FCPA कानून यानी फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 को खत्म करने का आदेश दिया।
ट्रंप ने अपने आदेश में कहा कि विदेश में व्यापार पाने के लिए विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने का मुकदमा न चलाया जाए। ये कानून अमेरिकी कंपनियों के लिए नुकसानदेह है। FCPA वही कानून है जिसके तहत गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में रिश्वत देने के आरोप लगाए गए थे। क्या है FCPA कानून, उसके बारे में आपको बताएं उससे पहले आपको एक वो मामला रिवाइज करा देते हैं जिसके तहत गौतम अडानी एंड कंपनी पर अमेरिका में आरोप लगे थे, जिसके मुताबिक अडानी पर अपनी ही कंपनी के अमेरिकी निवेशकों को धोखा देने के आरोप हैं। अडानी पर आरोप है उन्होंने अपनी सोलर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए भारतीय अधिकारियों को 2100 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत दी और इसे छिपाने की कोशिश की। ये मामला अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और इज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड से जुड़ा है। अमेरिका के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC ने इस मामले में गौतम अडानी और उनसे जुड़े लोगों पर FCPA कानून के तहत मामला दर्ज किया था। इसे FCPA कानून का उल्लंघन माना गया था। अब उसी FCPA कानून को ही ट्रंप ने रद्द करने का आदेश दिया। 1977 में बना FCPA कानून अमेरिका से जुड़ी किसी भी कंपनी या व्यक्ति को देश में व्यापार करने के लिए विदेशी अधिकारियों को रिश्वत या उपहार देने से रोकता है। अब उम्मीद की जा रही है FCPA कानून के खात्मे के बाद गौतम अडानी एंड टीम पर लगे आरोपों के खत्म होने का रास्ता साफ हो गया है। और अब आज का जनहित मंत्र, सारा वक्त लगा दो उस काम को करने में जो तुम्हारा वक्त बदल दे। इसी के साथ जनहित में अभी दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ABP न्यूज। ABP न्यूज आपको रखे आगे।